दोस्तों फाइनली आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं दोस्तों लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 1, 2 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं लेखन कला और शहरी जीवन का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में दोस्तों हम लोग खास तौर पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या सर? तो बताएंगे सर हमारा लेखन कला का विकास कैसे हुआ। अब गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का फाउंडेशन क्लासेस। और इस क्लास के अंदर में दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे दोस्तों एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस कवर करवाएंगे। और इस क्लास में आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आप लोगों को दोस्तों सब्जेक्टिव बताए जाएंगे। जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इस साल का हमारा एग्जाम है दोस्तों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम की तरह आपका एग्जाम होगा क्लास 11 में। और मेरे भाई आप लोगों को यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के अंदर में आप लोगों को सारा एग्जाम से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि दोस्तों यहां पे आप लोगों को वीकली टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आखिरकार हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए मेरे भाई मुलाकात करते हैं क्लास में। अब हमारा जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, इस सभ्यता में दोस्तों हमारा लेखन कला का विकास कैसे भी, मंदिर कैसा था, हमारा मंदिर का निर्माण कैसे हुई थी, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोगों को विस्तार पूर्वक एक एक करके डिस्कस करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एक एक पॉइंट को दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेरे भाई, क्या लेखन कला का विकास। आखिर लिखने की जो कला थी, मैंने आप लोगों को बताया था लाडला कि जैसे हमारे ये लिखने का जो कला है भाई, है ना भाई, तो लिखने की जो हमारा कला है ना दोस्तों, ये कला का विकास कैसे हुई थी ये आपसे पूछा गया है कि आखिर लेखन कला का विकास कैसे हुआ था। ठीक है सर, आइए। मेसोपोटामिया में जो मिट्टी की पट्टिका पाई गई वो लगभग 3200 बीसी की थी। अब मेसोपोटामिया इतनी बड़ी सभ्यता लाडला, इतनी बड़ी सभ्यता, उसमें पट्टिकाएं पाए गए थे लाडला। कैसे पट्टिका दादा रे? इस प्रकार की पट्टिकाएं पाए गए थे, इस प्रकार के पट्टिकाएं पाए गए थे। और ये पट्टिका की जो अगर हम लोग पुराने की बात करें तो 3200 ईसा पूर्व की था भाई। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 3200 ईसा पूर्व का था। कितना? 3200 ईसा पूर्व मेरे दोस्तों पहले हमारे ये पट्टिका बनी थी, मिट्टी की पट्टिका। और जब बनाया जाता था ना मेरे भाई, मिट्टी जब गीली होती थी उसके बाद जब हमारा पट्टिका का आकार दिए जाते थे, गीली मिट्टी में ही दोस्तों लिखे जाते थे। याद रखिए, क्या बोलेंगे सर? गीली मिट्टी में ही लिखे जाते थे। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, इन पट्टिकाओं में बैल, मछली, रोटी आदि के लगभग 5000 सूचियां मिली है। ऐसा पता चलता है मेरे भाई कि जो हमारे मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती है, जो हमारा मिट्टी की पट्टिका थी, इसमें बैल, मछली और रोटी का दोस्तों हमारा क्या मिला भाई? सूची मिली है। सूची मतलब समझे मेरे भाई, जैसे हम राशन को दुकान जाएंगे, 1 किलो चीनी, 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन, 1 किलो प्याज, 1 किलो आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो फेयर लवली, 1 किलो पॉन्ड्स पाउडर, 1 किलो पराई मार, बोलते या नहीं भाई? तो वही मेरे लाडला यहाँ पे आपको बताया गया कि ऐसे 5000 सूचियां मिली है। किसका? बैल का, मछली का, रोटिया का। जब मेसोपोटामिया के बारे में बहुत सारे इतिहासकार इसके बारे में दोस्तों जब हमारा चर्चा करना शुरू किया तो वो बताते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिला है। बोले क्या मिला भाई? क्या मिला है? क्या मिला भाई? क्या मिला भाई? तो बताते हैं, क्या पता है? अरे बताते हैं ना कि यहाँ पे 5000 से ज्यादा सूचियां मिली है। ए दादा, सूचियां किस चीज का भाई? सूचियां किसका? तो बताएंगे सर, सूची था हमारा मछली का, रोटी का और बैल का। ठीक है, चलिए सर, अब आते दोस्तों अगला पॉइंट पे। जो वहां के दक्षिण शहर उरुक के मंदिर में आने वाली और वहां के बाहर जाने वाली चीजों की होंगी लेखन कार्य संभवतः तभी शुरू हुआ है। अब दोस्तों ये लेखन कला तब संभव हुआ जब उरुक मेरे दोस्तों एक हमारा मंदिर था भाई, उरुक। उस मंदिर में दोस्तों क्या हुआ था भाई? उरुक में दोस्तों जब लोग बाहर से आते थे या आए हुए लोग जब बाहर से जाते थे ना, उस समय हमारा लेखन कला की शुरुआत हुई थी। उस समय लाडला क्या हुआ था? हमारा लेखन कला की शुरुआत हुई थी। तो आई होप मेरे भाई आपसे समझ में आ गया होगा कि आखिरकार लेखन कला की शुरुआत कैसे हुई भाई। ठीक है, चलिए
जब समाज को अपने लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता महसूस हुई होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, ऐसे में इसका हिसाब रखना काफी जरूरी था। मेरे दोस्त, आप सभी को अभी पता होगा हमारे घर में दोस्तों हमारे सप्ताह में कितना रुपए का अर्निंग होता है, कितना रुपया का हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कितना रुपए का बचत करते हैं, ये हम लोग करते हैं या नहीं? आप सब कोई मिलकर कहेंगे सर बिल्कुल करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कीजिएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्तों इतनी बड़ी सभ्यता, क्या भाई, इतनी बड़ी सभ्यता, अब इतनी बड़ी सभ्यता में दोस्तों जो लेन देन होता था इसका लेखा जोखा होना बहुत जरूरी था। जो हमारा लेन देन होती थी ना भाई, याद रखेगा, ये लेन देन में दोस्तों लिखा जोखा होना बहुत जरूरी था। तो यहां पे वही आपसे बात कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है सर, कि जब, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, क्या बोल रहा है सर, कि जब समाज को अपने लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता महसूस हुई। अब दोस्तों जितने सारे हमारे लोग थे मेसोपोटामिया का, सब लोगों को लगने लगा अरे भाई हम लोगों को हिसाब किताब रखना जरूरी है, नहीं तो कहते पता चलेगा कितना खर्चा हुआ, कितना हम लोगों ने बचत किया, कितना रुपया उड़ाया, ये कैसे पता चलेगा। तो हिसाब किताब रखने की परंपरा शुरू हुई। क्यों? क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, अलग अलग समय पर लेन देन होते थे, इसलिए हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी होता थे। ऐसे में इसका हिसाब रखना काफी जरूरी हो गया था। और दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है, जैसे मैं के चले मेरे दोस्तों, मैं एक दुकान खोला हूँ और इस दुकान में 15 दिन 20 दिन के बाद में राशन का सामान लाता हूँ बेचने के लिए, तो मेरे दोस्तों मैं हिसाब रखूंगा, यानी कि मैंने फलना तारीख को अगर ये सामान लाया है तो मेरे दोस्तों मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, मेरा ये सामान कितना मात्रा में बिका है, ये सीएन हो, तो इसका हम एक क्या करेंगे भाई, लेखा जोखा बना के रखेंगे, ठीक है। यहां लोग लेखन के लिए गीली मिट्टी की बनी पट्टिका का इस्तेमाल क्या करते थे। आज जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगा ये आरती, साहिन, दीदी साहिन, असनूर, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको मैं कहूं आपके घर का राशन को लेखा जोखा करके रखना, तो आप सबसे बोलेंगे सर एगो पेन दभी की तभी लिखबो, हम सर एगो कॉपी देभी तभी हम लिखबो, नहीं तो हम ना लिखबो। उस जमाने में ना पेन था ना मेरे दोस्तों कॉपी थी, तो लिखते थे कैसे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, लिखते थे कैसे लोग मेरे दोस्त, पता है कैसे लिखते थे लोग? गीली मिट्टी का पट्टिका बनाते थे, गीली मिट्टी का पट्टिका बनाते थे और उसी गीली मिट्टी में दोस्तों वो सारे हिसाब किताब को लिखा करते थे। याद रखे भाई, सारे हिसाब किताब को क्या करते थे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर आपका लिखा जोखा रखते थे, ठीक है। आइए, जिसके बाद में धूप में सुखाया जाता था, लिखने के बाद दोस्तों उसको धूप में सुखाया जाता था। जब हमारा पूरी तरह से दोस्तों लिखा हो जाता था तो उसको हम लोग क्या करते थे भाई, धूप में सुखाते थे, और सुखाने के बाद वो प्रॉपर तरीके से दोस्तों हमारे पास रह गया। हमारे पास क्या रह गया मेरे भाई, वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास में रह गया, ठीक है। लगभग 2600 बीसी के आसपास वर्ण किलाकार हो चुके थे। अब वर्ण क्या है सर, आपको पता होगा दोस्तों, हमारा वर्णमाला, ए फॉर अमरूद, अ से आम, अ से आलू काटा, बोलेंगे नहीं भाई, क से कबूतर नहीं, क से कच्चा बादाम, बोलेंगे नहीं, ये हमारा वर्ण शुरू हो चुका था। उस समय लिखने की प्रथा अलग थी, उस समय ऐसा नहीं लिखते थे, तो हमारे भारत का भाषा, मेसोपोटामी का अपना भाषा होती थी, तो लोग वर्ण वर्ण को दोस्तों लिखना शुरू किया, एक एक वर्ण बताता हूं, साइंस एक, नो टेंशन, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, एक एक दोस्तों क्या करने लगा, तो बताएंगे सर आपका एक एक शब्द दोस्तों लिखना शुरू किया, एक एक शब्द, ठीक है। तो वही कह रहा है लगभग 2600 बीसी के आसपास वर्ण किलाकार हो चुके थे। इस समय भाषा सुमेरियन थी, और जो लिखते थे ना भाई, जो वर्ण, जैसे अभी मैंने लिखा, ये कौन से वर्ण है, बोलेंगे सर आपका हिंदी वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है, ए फॉर आलू काटा, बी फॉर बालूशाह, सी फॉर हमारा दोस्तों सी फॉर चामीन, बोलेंगे नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा अंग्रेजी का हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा मेसोपोटामिया में जो लिखे जाते थे ना भाई, वो लिखा जाता दोस्तों सुमेरियन भाषा, याद रखिएगा, सुमेरियन भाषा में लिखे जाते थे, और सुमेरियन भाषा का डिक्शनरी भी तैयार किया गया था, सुमेरियन भाषा का एक डिक्शनरी भी तैयार किया गया था, याद रखिएगा, सुमेरियन भाषा का एक डिक्शनरी भी दोस्तों तैयार किए गए थे, ठीक है। चलिए सर, तो इस बात को याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा मेसोपोटामिया में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कौन से आकार की थी, तो बोलेंगे सर किलाक्षर लिपि का था। कैसे मेरे भाई, मैं बता चुका हूं किलाक्षर लिपि का था, ठीक है। सुमेरियन भाषा की, भाषा पूछा जाएगा सुमेरियन, अगर लिपि पूछा जाएगा किलाक्षर लिपि, ठीक है ना। चलिए अब आते दोस्तों, आगे बढ़ते भाई, आगे आप लोगों को
मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे। आप लोग एक स्टूडेंट्स पूछ रहे सर बीसी और रेडी में क्या डिफरेंट है, मैं सब कुछ बताऊंगा, सच बताता हूं, थोड़ा सा पैसेंस रखिए प्लीज प्लीज मेरे भाई, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, सब कुछ बता दूंगा, इतना बता दूंगा कि आप सोच नहीं सकते सर कितना बताएंगे आप। मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग कैसे हुआ, आप देखिए दोस्तों, आप लिखने की कला कैसे शुरू हुआ। मिट्टी की पट्टिका पर पहले लिखा करते थे, मिट्टी की पट्टिका पर पहले लिखा करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। मेसोपोटामिया के विचार व्यवस्था की अगर हम बात करें, विचार के अनुसार दोस्तों, विचारधारा के अनुसार जो हमारा राजा होता था, मेसोपोटामिया के जो राजा होते थे ना भाई, उन्होंने ही सबसे पहले व्यापार करने की प्रथा को प्रचलित किया कि चलो भाई व्यापार किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? व्यापार किया जाना चाहिए। क्या किया जाना लाडला? व्यापार किया जाना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, एक देश का व्यापार दूसरे देश में जाकर के करना चाहिए, ठीक। साथ ही साथ लेखन कला का भी दोस्तों उन्होंने व्यवस्था किया। धार्मिक ग्रंथ, मंदिर हो गया, आराधना हो गया, आराधना मतलब जैसे हम लोग कीर्तन वगैरह करते हैं, आराधना हो गया, संबंधित जानकारी को लिखित रूप में संक्षिप्त किया जाता था। जो भी हमारा धार्मिक ग्रंथ होती थी, मैंने आपको बताया था दोस्तों, गिलगामेश महाकाव्य के संबंध हमारे मेसोपोटामिया सभ्यता की बताए थे, गिलगामेश। तो महाकाव्य हो गया, या दोस्तों कोई ग्रंथ हो गई, या अगर मैं बात करूं कोई मंदिर हो गया, आराधना हो गई, है ना, इन सारी चीजों को मेरे दोस्तों लिख कर रखते थे। क्या बोलेंगे सर? एक लिखित दोस्तों लिखित रूप को संरक्षण किया जाता था। सामाजिक न्याय विवाद संबंधित मामलों के नियमों और विधियों को लिखित रूप में संचित करने के लिए भी लेखन का प्रयोग किया जाता था। और आज दोस्तों देखिएगा आपस में लड़ाई हो जाती है भाई, नहीं आपस में देखिएगा दोस्तों, जैसे आज अनूप कुमार किसी के साथ लड़ाई करके आए हैं ना, अनूप कुमार, तो देखिए अनूप कुमार किसी के साथ लड़ाई करके आए और ये झगड़ा इतना बड़ा हो चुका है कि थाना तक पहुंच चुके हैं। क्या बोलेंगे सर? ये थाना तक पहुंच चुके हैं। तब मेरे दोस्तों ये थाना वाले क्या करेंगे भाई? न्याय, जो निर्दोष है उसको न्याय दिलाएंगे, जो मेरे भाई दोषी है उसको क्या करेंगे भाई? सजा दिलाएंगे। तो उस समय भी दोस्तों ये प्रथा प्रचलित था, उस समय भी ये प्रथा हमारा प्रॉपर तरीके से क्या था भाई? प्रचलित था। कौन सा? तो बताएंगे सर हमारा न्याय व्यवस्था, ठीक है। तो सामाजिक न्याय विवाद, अगर कोई विवाद संबंधित कोई मैटर होता था तो इसका भी दोस्तों हिसाब किताब मतलब जो राजा थे वो लगाते थे। जो वाद विवाद होते थे, जैसे दो शहरों के बीच में लड़ाई हो जाना, दो गांवों के बीच में लड़ाई हो जाना, तो इसका भी दोस्तों वाद विवाद को क्या होते थे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर इसका वाद विवाद को दोस्तों समझाया जाता था राजा के द्वारा कि अरे भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग एक इंसान है भाई, क्यों आपस में लड़ाई करते हो, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, आगे आपको बताता हूं मेसोपोटामिया के शहर, ठीक है भाई। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का फाउंडेशन क्लासेस। और इस क्लास के अंदर में दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे दोस्तों एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस कवर करवाएंगे। और इस क्लास में आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आप लोगों को दोस्तों सब्जेक्टिव बताए जाएंगे। जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इस साल का हमारा एग्जाम है दोस्तों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, बोर्ड एग्जाम की तरह आपका एग्जाम होगा क्लास 11 में। और मेरे भाई आप लोगों को यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के अंदर में आप लोगों को सारा एग्जाम से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि दोस्तों यहां पे आप लोगों को वीकली टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आखिरकार हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए मेरे भाई मुलाकात करते हैं क्लास में। भाई मेसोपोटामिया के शहर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मेसोपोटामिया बहुत बड़े एक शहर हुआ करते थे। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। इनमें कई तरह के शहर थे भाई, गौर से सुनिएगा। शहर का मेसोपोटामिया में शहर का जो शुरुआत हुई थी वह कब से हुआ था? मेसोपोटामिया सभ्यता में दोस्तों शहर की जो हमारा शुरुआत थी आखिर कैसे हुआ, शहर का हमारा विकास होने लगा कैसा? तो बताएंगे सर 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आपका बस्तियों का विकास हुआ।
किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर बस्तियों का विकास हुआ, मतलब शहर के अंदर में बस्तियां होगी, है ना भाई। तो ये बस्ती के जो विकास शुरू हुआ था ना भाई, ये शुरू हुआ कब? तो बताएंगे सर 5,000 ईसा पूर्व। क्या है बताऊंगा। मंदिर के पहला पहला बस्ती कैसे थे भाई? देखिए मेरे भाई ध्यान से देंगे, पहला शहर थे भाई, इनमें कई तरह के शहर थे भाई। आई एम रियली सर भाई, कैसे मेरे भाई शहर था? मंदिर के चारों ओर विकसित हुआ शहर। ये हमारा मंदिर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा उस जमाने में मंदिर कैसे होता था भाई। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए ताकि मेरे दोस्तों आपको पता चल सके कि आज के मंदिर और मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिर में क्या डिफरेंट था। आज के मंदिर और मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिर में क्या डिफरेंट था, थोड़ा सा नजर दौड़ाइए मेरे दोस्तों। ये जो मंदिर देख रहे हैं, पिरामिड आकार के होते थे। ये आप ऊपर से, मैं ड्रोन कैमरा लेकर गया था मेसोपोटामिया में, एक समय था मेरा जन्म हुआ था मेसोपोटामिया में, और मैंने ड्रोन लेकर गया और मैंने कहा ए बाबू मुझे एगो फोटो खींचने दीजिए ना मंदिर का। तो मैंने ड्रोन के लिए डाटा 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 करके गया, मैंने फोटो खींचा और ये मैं आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया। और इसको मेरे दोस्तों मैं नीचे की तरफ से फोटो क्लिक किया, ठीक है। जो सीढ़ीदार होती है भाई, क्या होता है भाई? सीढ़ीदार होती है, याद रखिए। क्या बोलेंगे सर? ये आपका सीढ़ीदार होता है, समझिए चीजों क्या मेरे भाई? तो बोलेंगे ये हमारा प्रॉपर तरीके से सीढ़ीदार होता है, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखिएगा सर। क्या बोलिएगा सर? ख्याल रखिएगा मेरे भाई, भूलिएगा नहीं। तो आप मेरे भाई देख सकते हो दोस्तों कि कैसे मेसोपोटामिया में सभ्यता में मंदिर होता था। तो बिल्कुल सर जो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो मंदिर होती थी ना भाई, वो बिल्कुल मेरे दोस्तों एक पिरामिड आकार के होते थे। कैसे? तो बोलेंगे सर एक पिरामिड आकार के होते थे। याद रखिए कैसे होता था? तो बोलेंगे सर आपका पिरामिड आकार के होते थे। समझ गए? चलिए सर याद रखिएगा, समझ गए भाई। चलिए आप लोग लौट के चलते भाई, है ना भाई। चलिए बात करते दोस्तों किस पर? मंदिर के चारों ओर विकसित शहर थे। अब ये जो मंदिर आपको दिखा रहा है ना भाई, थोड़ा सा जूम कर देता भाई। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना भाई, मंदिर, मंदिर के किनारे में दोस्तों हमारा शहर विकसित था भाई। मंदिर के किनारे किनारे क्या था भाई? तो हमारा शहर क्या था भाई? विकसित था, ठीक है। दूसरा हमारा शहर कैसे था भाई? तो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुआ था। क्या बोलेंगे सर? व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुआ था। व्यापार के लिए वहां पे दोस्तों शहर बसाएगा जहां पे व्यापार होती थी, या दोस्तों वहां पे दोस्तों व्यापार किए जाते थे जहां पे शहर थे। और एक था दोस्तों शाही शहर, राजाओं का शहर। शाही मतलब मेरे भाई राजाओं का शहर, राजा का शहर, शाही शहर। क्या बोलेंगे सर? राजा का शहर, शाही शहर। याद रखिएगा। तो आई होप मेरे भाई कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या है सर हमारा, ठीक है। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग मेसोपोटामिया का मंदिर की बात करें। हम लोग तो अपना मंदिर को दिन रात देखते हैं, बट दोस्तों मेसोपोटामिया का मंदिर को देखिए कैसा था। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। अब मेसोपोटामिया सभ्यता में मेरे दोस्तों कोई लोग जो है ना, कुछ लोग बाहर से आए। मेसोपोटामिया सभ्यता में कुछ लोग बाहर से आए, और बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने कहा कि देखो भाई हम लोग कुछ स्थान दो जहां पे हम लोग मंदिर बना सके। तो बाहर से जो लोग आए थे मेसोपोटामिया में, लगभग दोस्तों मध्य एशिया से ही आए होंगे, है ना। तो मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए थे या जो भी आए थे, तो मेरे दोस्तों वहां पे क्या था कि वहां पे बताया गया था कि यहाँ पे आप लोगों को मैं मंदिर बना दूंगा, मंदिर बनाएंगे, और जो मंदिर बना हुआ है उसको हम लोग पूरा निर्माण करेंगे, उस मंदिर को भी ढांचा अच्छा बना दूंगा, उसका भी आकार अच्छे हो जाएंगे, उसको पुनर्निर्माण करवाएंगे, ठीक है। पॉइंट 2 में मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह ही था। जब स्टार्टिंग में जो हमारा मेसोपोटामिया का जो मंदिर था ना भाई, एकदम घर की तरह था। जैसे घर में जैसे 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, वैसे दोस्तों हमारा घर का आकार जैसे होती थी, वैसा ही हमारा मंदिर का आकार होता था। जैसे हमारे घर का आकार, वैसे ही हमारा मेसोपोटामिया का दोस्तों मंदिर का आकार हुआ करता था, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का ही घर होता था, और उस जमाने के लोग कहते थे अरे मंदिर क्या है भाई, मंदिर किसी देवता का ही तो घर है। मंदिर की बाहरी दीवार कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यह मंदिर की विशेषता थी, साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। और दोस्तों जो हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मंदिर होती थी ना भाई, वो मंदिर की जो आकार होती थी ना भाई, वो घर की दीवार से कुछ अलग होते थे। अब खुद मेरे भाई अब देखिए, हमारा ये जो मंदिर है ये घर की तरह ही दिख रहा है आपको, ये घर की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसकी जो दीवार थी ना भाई, वो थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का, आप इस प्रकार बोल सकते भाई। लेकिन घर का जो दीवार होती है वो चौकाना टाइप का होता है, यस ना भाई। थोड़ा सा दोस्तों क्या होता है, हमारा मोड़ी होती है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा थोड़ा सा हमारा मोड़ी होती है भाई। समझ रहे? दोनों में क्या था भाई? अंतर था। दोनों में क्या था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा प्रॉपर तरीके से अंतर था। इस चीज को ख्याल रखेगा, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखिएगा मेरे भाई, भूलिएगा नहीं भाई, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी भाई, कहां पहुंच गए भाई हम? हाँ आगे पॉइंट देखिए, देवता
पूजा का केंद्र बिंदु होता था। देवता जो है पूजा का केंद्र बिंदु, जहां देवता था वहीं पे दोस्तों पूजा पाठ होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। और दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि कहीं भी मंदिर होते थे ना भाई, कहीं भी मंदिर है तो देखिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, जहाँ पे सांप होती है भाई, है ना, किसी मंदिर के ऊपर में देखिए सांप होते हैं, या मंदिर के अंदर में देखिए दोस्तों इस तरह से सांप का जो आकार बनी होती है, आकृति बनी होती है, तो लोग उस पर जाकर के दूध दूध चढ़ाते थे, है ना भाई। आज दूध मेरे दोस्तों कुछ देर के बाद वो उड़ जाते थे, पीते नहीं थे। तो लोगों को ये दोस्तों लगने लगा कि अरे भाई ये सांप तो दूध पी रहा है भाई, चलो हम लोग दूध पिलाते हैं। ये प्रथा आया कहां से? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो थे ना भाई, जो देवता होते थे ना भाई, याद रखिएगा, जो देवता होते थे उनके लिए दोस्तों अन्ना लेकर जाते थे। अन्ना मतलब अन्न लेकर जाते थे भाई, अनाज लेकर जाते थे, गेहूं, जौ, मटर, दही, मछली लाते थे। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवता का निवास स्थान था। और मंदिर जो होते थे ना भाई, वो विभिन्न प्रकार के देवी देवता का क्या था भाई? निवास स्थान था। विभिन्न प्रकार के देवी देवता का क्या था भाई? निवास स्थान हुआ करता था। ठीक है, जैसे ऊर जो चंद्र देवता था, ऊर जो था मेरे भाई वो कौन देवता था? चंद्र देवता। कॉपी में लिख लीजिए, ऊर कौन सा देवता था? तो बोलेंगे सर चंद्र देवता। कॉपी में लिखिएगा, ऊर कौन सा देवता था? तो बोलेंगे सर चंद्र देवता। ठीक है, ऊर क्या है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा चंद्र देवता। इन्ना जो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी, आपसे पूछा जाएगा प्रेम एवं युद्ध की देवी क्या था, तो बोलेंगे इन्ना। कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मेसोपोटामिया का प्रेम एवं युद्ध की देवी को क्या बोलते हैं? प्रेम एवं युद्ध की देवी को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे सर इन्ना। और चंद्र देवता का क्या नाम था? ऊर। ऊर जो चंद्र देवता था। याद रखिए, ये 2 पॉइंट आपको अपने दिल के दरवाजे पे बैठा लेना। कैसे? अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखा देंगे। तुमको मतलब एग्जाम हॉल को दिखा देंगे, तुमको नहीं दिखा देंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये 2 पॉइंट दोस्तों आप अपने दिल के दरवाजे में बंद कर लेंगे। प्रेम और युद्ध इन्ना है भाई। प्रेम और युद्ध की देवी का नाम क्या था भाई? इन्ना। और चंद्र देवता क्या था भाई? ऊर देवता। ठीक है, यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। ये जो मंदिर थे, ये मंदिर जो हम लोगों को दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया, जो ये मंदिर था ना मंदिर, ये प्रॉपर तरीके से ईंटों को बनाए जाते थे। ये पक्की ईंटों को बनाया जाता था। ये जो मंदिर होता था भाई मेसोपोटामिया का, ये प्रॉपर तरीके से किसका बनाया जाता था? बोलेंगे सर पक्की ईंटों का बनाया जाता था भाई। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और यह समय के साथ बड़े होते गए। अब दोस्तों पहले लोगों ने इतना बड़ा बनाया, ध्यान से देखेंगे, पहले लोगों ने दोस्तों इतना बड़ा बनाया, फिर दुनिया विकसित हुई, इतना बड़ा बनाया, फिर इतना बड़ा बनाया, फिर एक समय इतना बड़ा बनाया। तो मंदिर धीरे 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 बड़ा होते गया। समझ रहे? मंदिर जो है वो धीरे 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 बड़ा होते गया। ठीक है, याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर? मंदिर जो है हमारा धीरे धीरे बड़ा होते गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नई सामाजिक संरचना। ठीक है, आप लोग बोल रहे सर क्या नई सामाजिक संरचना कैसे हुआ? तो जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद भी कृषि कई प्रकार संकटों में घिर जाती है। मेरे भाई आज मैं क्लास 12 वाले को पढ़ा रहा था कि जिसका जन्म हुई है उसका अंत होना तय है। मेसोपोटामिया जो फसलों से लहराता हुआ शहर, वो शहर भी दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि फसल उत्पादन नहीं कर पाते हैं। वही कह रहा है कि जमीन में प्राकृतिक उपजापन होने के बावजूद भी कृषि कई बार संकट में घिर जाती थी। ऐसा समय आता था दोस्तों कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो मेरे भाई हमारा जो कृषि व्यवस्था थी वो चरमरा जाते थे। जो हमारा कृषि व्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा जाते थे। ठीक है, बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते थे। अब मेरे दोस्तों ये मान के चलिए हम लोगों का गांव है और इस गांव में दोस्तों मान के चलिए बाढ़ आ गया भाई, हम लोग यहाँ पे रहेंगे थोड़े ना, हम लोग यहाँ पे चले आएंगे। तो कभी कभी दोस्तों सूखा पड़ जाते थे, मेसोपोटामिया सभ्यता में कभी कभी सूखा पड़ जाते थे या बाढ़ आ जाते थे, तो लोग पुनर्स्थान कर लेते थे, मतलब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाते थे। एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाते थे। ठीक है, समझ गए भाई? आगे देखिए मेरे भाई, कई मानव निर्मित सभ्यताएं, कई मानव निर्मित समस्या भी थी, जैसे धाराओं के ऊपर इलाके और निचले वाले के बीच जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुए करते थे। अब दोस्तों आपको पता होगा किसी किसी का घर जो है पानी के ऊपर होता था, किसी किसी का घर जो था मेसोपोटामिया में वो पानी के ऊपर होते थे। और दोस्तों पानी के ऊपर होने के कारण 2 प्रकार से वो घर बह जाते थे। पहला बाढ़ आई बह गया, दूसरा
एक होता था दोस्तों कि अगर पानी के ऊपर घर बनाए और वहां पे कोई और घर भी है उसके आसपास में, तो दोस्तों उसको पानी की जरूरत है, अगर वो आप पानी नहीं देंगे तो दोनों के बीच में झगड़े हो जाते थे, है ना भाई। जिससे आमतौर पर हमारे ग्रामीण इलाके में देखिएगा दोस्तों, गर्मी के दिनों में जहाँ पे टाइम टाइम नल का जो पानी आता है, देखिए दोस्तों सुबह से ही लाइन पे खड़े रहते हैं, है ना। तो कई याद रख, कई मानव निर्मित समस्या भी थी, जैसे धारा के ऊपर इलाके और निचले वाले के बीच जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। ठीक है, आगे पॉइंट पे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या बताता भाई, कि जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वह अपने साथी एवं अनुयायी, अनुयायी मतलब फॉलोवर्स, याद रखे, बोलते ना भाई मेरा इंस्टाग्राम इतना फॉलोवर्स है, मेरा जिंदगी में इतना फॉलोवर्स है, जबकि आपका कुछ नहीं है ना। तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे ना, वो अपने साथी एवं अपने फॉलोवर्स को लूट का माल बांटकर खुश करते थे। अगर कोई मुखिया जीत गया, मतलब दो आदमी के बीच में लड़ा हो रहा है, सीधा सीधा याद रखिएगा, दो आदमी के बीच में क्या हो रहा है भाई, लड़ाई हो रही है, अगर ये बंदा जीत गया तो ये दोस्तों हराम का माल अपने जो साथी है उनको और अपने जो फॉलोवर्स है उनको दोस्तों लूट का माल को बांटते थे, और ये दोनों मेरे भाई क्या हो जाता था भाई, पूरा खुश हो जाते थे। समुदाय के कल्याण पर ध्यान के तहत ही नई संस्थाएं और परिपाटी स्थापित किए गए थे। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आबो हो दादा, उम्मीद करियो रे बाबू, हम आशा करियो रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही, सच कहिया दादा, तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही कि ना, ईमानदारी से कहिया। तोहनी के पॉलिटिकल साइंसो स्टार्ट भई तो दादा काहे टेंशन लिया, पहले हमने एक बार कंप्लीट तो कर लेबे जियोग्राफी सॉरी हिस्ट्री चैप्टर 1, तब हम तोहनी के लेकर चलबो दादा नदिया के पार पॉलिटिकल साइंस के खातिर, काहे टेंशन लिया बाबा, ना टेंशन लिया दादा, याद रखिया भाई। अगला पॉइंट बात तो राजा और मंदिर के बीच में कैसे संबंध होते थे। अब हम लोग बात करते हैं जो राजा थे और जो मंदिर थे, राजा और मंदिर के बीच में कैसे दोस्तों कोलैबोरेशन होते थे, आइए हम और आप मिलकर के बात करते दोस्तों। ठीक है, युद्ध विजेता मुखिया राजा ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अपवर्तित करना शुरू कर दिया। भेंट मतलब कुछ चढ़ाना मंदिर के ऊपर, देवता के ऊपर, जिससे कि समुदाय के मंदिर की सुंदरता बढ़ गई। अब दोस्तों राजा जो है, जो हमारा राजा है ना भाई, राजा ये जो जब युद्ध जीत जाते थे ना, जब हमारा राजा युद्ध जीत जाते थे ना, युद्ध जीतने के बाद ये राजा क्या करते थे पता है, मंदिर में जाकर के भेंट चढ़ाते थे, किसी भी धातु का दोस्तों जाकर के ये भेंट चढ़ाते थे, और भेंट चढ़ाने के बाद वो मंदिर काफी खूबसूरत लगने लगते थे, वो मंदिर जो है काफी खूबसूरत लगने लगते थे, समझ गए भाई। ठीक है, राजा ने अपने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके। अब दोस्तों जो राजा थे ना, राजा वो अपने लोगों को ना उत्कृष्ट पत्थर और धातु को लाने के लिए भेजा, कहा जाओ बेटा तुम लोग जाओ और अच्छे अच्छे पत्थर अच्छे अच्छे धातु लेकर आना, और जिससे हम देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके, ऐसा पत्थर ऐसा धातु लेकर आना। वो अपने साथी को, अपने अनुयायी को, अपने फॉलोअर्स को कहते थे, कौन, राजा। राजा ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, और दोस्तों राजा बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा देखो भाई आप लोग जो है ना, राजा कहते थे कि जितने सारे ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, जितने सारे ग्रामीण समुदाय के लोग हैं वो हमारे पास आकर बस जाए, हमारे घर के आसपास में जाकर के जितने सारे इलाके खाली है सब जगह पे जाकर के आप लोग बस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राजा ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठा कर सके। और वो इसलिए कर रहे थे दोस्तों, राजा अपना प्रॉफिट करना चाहते थे, पता है क्यों, क्यों प्रॉफिट करना चाहते थे, वो चाहते थे कल दिन जाकर के अगर हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे, हम तो सियार जैसा मुंह उठा के देखेंगे, कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई। तो राजा चालाकी बुद्धि की है, सभी लोगों को आसपास अपने घर के आसपास में बैठा देते, जब भी कभी भी कोई बाहर से आक्रमण करेंगे ना, सारे सैनिकों को बुलाएंगे और लड़ाई करेंगे। ऐसा दोस्तों सोच था हमारा राजाओं का, ऐसा सोच था दोस्तों किसका, हमारे राजाओं का। इसलिए वो कहते थे कि आप लोग हमारे घर के आसपास में आकर के आसानी से घर बना सकते हैं। अन्यथा दोस्तों कौन सा ऐसा माई का लाल इस दुनिया पे जो अपने जमीन पे अपने इलाके में वो कहे मेरे पास घर आके बनाओ, कोई कहेंगे, नहीं कहेंगे सर, है ना, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, युद्धबंदी और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। जो हमारा राजा होते थे दोस्तों
उनका काम करना पड़ता था। जितने सारे लोग होते थे उनको इसके रूप में पैसा भी देते थे, उनको इसके बदले में उनको पैसा भी देते थे। ठीक है, कृषिकार मतलब किसान भले ही ना देना पड़े पर काम करना अनिवार्य है। बोल भाई कृषिकार मतलब टैक्स, कृषि का टैक्स भले ही तुम दो या ना दो। राजा कहते थे, मेसोपोटामिया का राजा कहते थे भले ही तुम कृषि का टैक्स दो या ना दो, फसल का तुम टैक्स दो या ना दो, लेकिन तुमको काम करना पड़ेगा। तो सारे लोग कहते थे ठीक है, जब हमको कृषि का टैक्स देना नहीं पड़ेगा तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किए। और ऐसा दोस्तों एक विद्वान का मानना है। सोचो मेरे भाई कितनी बड़ी मंदिर होगी, मेसोपोटामिया का कितनी बड़ी मंदिर होगी। आप खुद सोचिए मेरे लाडला कि आखिर ये मंदिर कितनी बड़ी होगी। वो खुद कहते हैं, कौन कौन मेसोपोटामिया में खुद कहते हैं कि एक अनुमान के अनुसार, एक विद्वान के अनुसार मेसोपोटामिया में एक बड़ी मेरे भाई क्या था, मंदिर था। बहुत बड़ी मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में ना 1500 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम किए और 5 साल तक काम किए। सोचो मेरे दोस्त कितना बड़ा मंदिर होगा और कैसे बनाया होगा, आप खुद सोचिए। राजा के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगने वाले सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के लिए काम में जुटे रहते थे। अब राजा जैसे ही हुक्म देते थे, शासक हमारा जैसे ही हुक्म देते थे, जो हमारा राजा होते थे वो राजा जैसे ही हुक्म देते थे, वो दोस्तों सारे इलाके के, मेसोपोटामिया के या हमारे राजा के इलाके के जितने सारे व्यक्ति होते थे, सारे व्यक्ति दोस्तों राजा के बात को पालन करते थे। राजा कहते थे जाओ रे अच्छे अच्छे पत्थर खोद के लेके आओ, जाओ रे खनिज लेके आओ, जाओ रे मिट्टी से ईंट बनाओ रे, ईंट बनाओ रे, मंदिर में लगने वाले सुदूर देश, अपने जगह को छोड़ो, मेसोपोटामिया को छोड़ो, इराक, ईरान, सऊदी अरब चले जाओ रे, और वहां से अच्छा अच्छे मंदिर के लिए पत्थर लेके आओ, खनिज लेके आओ, सुदूर देश से उसे उनको क्या बोल रहे थे भाई, अच्छे अच्छे सामान लेकर आओ ताकि हम अच्छी प्रकार से मंदिर को बना सके। आप खुद देख सकते हैं मेरे भाई मंदिर की आकृतियां कैसी होगी भाई, आप खुद देख सकते। आपको लगता है दोस्तों ये मंदिर इतना जल्दी बन जाएगा? उस जमाने की बात कर रहे हैं। एक एक पत्थर को दोस्तों रख रख के, एक एक पत्थर, सबसे पहले सोचिए मेरे भाई पत्थर लाएगा कहां से? सोचिए मेरे भाई अलग अलग इलाके से, आसपास के देशों से जाकर के पत्थर लाए और फिर जाकर दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया, फिर जाकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, आइए मंदिर निर्माण कला और प्रौद्योगिक विकास, टेक्नोलॉजी का विकास कैसे भी। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, ये तो मैं आपको बता दिया हूं, जैसे काम में लगे रहे। शिल्पों के लिए कांसे और औजार का प्रयोग, वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया। शिल्पकार जो दोस्तों हथौड़ा लिया, छेनी लिया, पत्थरों को दोस्तों तोड़ तोड़ के एक आकार दे दिए भाई। क्या कर दिया भाई? तोड़ तोड़ के एक आकार दे दिए। ठीक है, बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने, चिकनी मिट्टी के शंकु कोन बनाने और पकाने का काम क्या करते थे मेरे दोस्तों। अगर मुझे इतनी बड़ी आकार, आप ही सोचिए मेरे भाई, अगर इतने ओजन को मेरे भाई, इतने बड़े ओजन को अगर मुझे संभालना है तो ये चिकनी मिट्टी से बनना होना चाहिए, ये मजबूत होनी चाहिए। बोलते हैं ना भाई, घर की बुनियादी अगर अच्छा होगा तो वो घर ऑटोमेटिक मजबूत होगी। इसी तरह से मंदिर को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों इसकी जो नीचे आकार की जो पट्टिकाएं होती थी ना भाई, उस पर खास तौर पर ध्यान दिए जाते थे। मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई थी, और मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई थी। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। क्या बोलेंगे सर? प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। क्या बदलाव आया सर? याद रखिएगा, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और यह था कुम्हार के चाक का निर्माण। कुम्हार के चाक का निर्माण दोस्तों, चाक का निर्माण शुरू हुआ। यह था टेक्नोलॉजी। इससे दर्जन एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगा। और दोस्तों जब एक चाक का निर्माण हुआ तो लोगों ने सोचा कि अगर एक का निर्माण हुआ तो दो ऑटोमेटिक होगा, एक का निर्माण अगर हुआ तो दो ऑटोमेटिक होगा। तो लोगों ने बुद्धि लगा, इस तरह से दोस्तों चाक का निर्माण किए और बर्तनों का दोस्तों भी निर्माण करना शुरू किया। ठीक है, समझ गए? ये था हमारा मंदिर का आकार। अब मेरे दोस्तों आपको मैं बताऊंगा शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था। क्या बोलेंगे सर? आपका
शहरी जीवन और हमारा सामाजिक व्यवस्था। क्या बोलेंगे सर? हमारा शहरी जीवन और हमारा क्या बताएंगे सर? हमारा सामाजिक व्यवस्था। तो यहां तक समझ में अगर आ गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन पे दबा के कमेंट करें मेरे दोस्त। मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा कि सर हाँ, यहां तक समझ गया, आगे मैं बताऊंगा।